आप रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करिए और हम वो इंतजाम करेंगे जो इंतजाम अब्दुल सुभान साहब नहीं कर सके, ताकि हमारे नौजवान बच्चे अपने ही घर में रहें, अपने ही गांव में रहें, अपने ही गांव की जमीन को सरफेस बनाएं। और जिस किसान के पास जमीन नहीं है, रुकनुद्दीन साहब सरकार से लड़कर उन किसानों को जमीन भी देंगे इंशाअल्लाह। दूसरी है बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इस इलाके में 3-4 महीने बाढ़ की वजह से कोई किसान अपनी फसल को नहीं जा सकता। मैं आपसे ईमानदारी से सवाल कर रहा हूं, क्या अब्दुल सुभान साहब किसानों को कभी मुआवजा दिलाया? नहीं, शर्माइए मत, कुछ नहीं होगा। जो जमीन बाढ़ में पानी से मुतासर होती, क्या अब्दुल सुभान साहब उन लोगों को मुआवजा दिलाए कभी? आप बताइए फिर किस काम के लिए उनको वोट देते हैं आप? सरकार के पास उसके कानून में यह है कि जिसकी जमीन में बाढ़ आती है, फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये एक बार के मिले नहीं, 6 बार के विधायक हैं। अगर वो इनको इतना भी नहीं मालूम तो फिर वो 7 तारीख को आपके वोट के अधिकार नहीं है, उनको आराम करने दीजिए, उनको अपने घर में बिठाइए आप। तीसरी बात, यहां पर पूरी विधानसभा में एक ही डिग्री कॉलेज है। आप बताइए कि रोड की सहूलत नहीं है, रोड में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, 6 बार के विधायक हैं। एक विधायक को बिहार में हर साल कम से कम 5 करोड़ रुपया मिलता है वैसी के विकास के लिए, तो फिर ये 5 करोड़ रुपये कहां चले गए? कहां गए 5 करोड़ रुपये? आप बोलिए ना, कहां गए ये 5 करोड़ रुपये? जब अब्दुल सुभान साहब को अगर 5 करोड़ रुपये मिलते तो 5 साल में 30 करोड़ रुपये मिले होंगे। तो 30 करोड़ उन्होंने कहां खर्चा किए? कहीं पर नहीं खर्चा किए, तो कहां गए पैसे? उनके जो अतराफ में जो चमचे होते हैं, उन चमचों को, उनकी जेबों को गर्म कर दिया और आराम से अपने घर में बैठे थे। एक साल में, मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको? आप बोलेंगे तुम कैसा बात कह रहे हो? किशनगंज में 10 महीने पहले मुस्लिमीन को वहां की जनता ने एमएलए बनाया कमरुल हुदा को, और कमरुल हुदा ने 10 महीने में, खाली 10 महीने में 5 करोड़ के काम करवाए और 60 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। अगर आप रुकनुद्दीन साहब को कामयाब करेंगे तो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि साल 1.5 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो काम जो अब्दुल सुभान साहब 6 मरतबा के विधायक होने के बावजूद नहीं कर सके, सैयद रुकनुद्दीन साहब उन कामों को शुरू भी करेंगे और उन कामों को खत्म भी कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने हमने कह दिया कि फसल की बर्बादी के बाद फसल का मुआवजा नहीं मिलता। हम आपको बता रहे हैं, यहां पर हमारे नामपल्ली के एमएलए हैदराबाद के, आइए मेरा साथ, ये हमारे नामपल्ली हैदराबाद के एमएलए हैं। हैदराबाद में आज से 20 दिन पहले इनके क्षेत्र में पानी आया था। हमारे पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी आया। आपको मालूम कि हमने अपने पार्लियामेंट के क्षेत्र में ऐसे 4 विधानसभा में बहुत ज्यादा घर में पानी आ गया था। तो एक मलकपेट विधानसभा है, हमने उसमें 10 दिन के अंदर, सिर्फ 10 दिन के अंदर 16 करोड़ रुपए की रकम बांटी। 16 करोड़। हम कोई, आप मालूम कर सकते हैं, अगर कोई मजलिस का मुखालिफ बोलेगा कि ये लंबी लंबी बोल रहे हैं तो हम कहेंगे आरटीआई की एप्लीकेशन डालो। एक मलकपेट चंद्रायन गुंडा, जहां से हमारे छोटे भाई एमएलए, वहां पर 15.5 करोड़ की रकम बांटी गई। एक घर में पानी आया तो 10,000 रुपया
बहादुरपुरा एक असेंबली हल्का है जिसमें हमने करीब 8.5-9 करोड़ रुपए दिलाए। आप बताइए, नाम पढ़ ली है, वहां पर भी 8,70,00,000 रुपए पैसा कैश दिए घर को आगे सरकार। इसको काम डालते हैं और ये लोग 6-6 मरतबा के एमएलए बन गया। गरीब को भूल गए, जमीन कटती है भूल गए, बच्चे पंजाब हरियाणा जा रहे हैं भूल गए। अब आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को, आपको नहीं भूलना चाहिए 7 तारीख को। अब बदलाव की लहर है बैसी में, पूरे सीमांचल में बदलाव की लहर है। हर कोई चाहता है कि अब की बार बदन छाप वोट देकर यहां से ओवैसी की पार्टी को कामयाब कर दे। आपको भी बदलाव की लहर में शामिल होकर उसको और मजबूत करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात जो हमारे ताल्लुक से बोली जाती है, मैं सिर्फ अब्दुल सुबान साहब से कह रहा हूं, आप 6 मरतबा के विधायक हैं, आप 7 नवंबर से पहले बैसी की जनता को सिर्फ 6 काम दिखा दो जो आपने किए। 6 काम दिखाइए जो आपने किए। वो 6 काम नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते आप? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि दिन साहब को वोट दीजिए। ये जो काम आपके नहीं हुए, इन कामों को हम मुकम्मल करवाएंगे। आप जानते हैं बैसी की विधानसभा में गरीब, सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं। प्राइवेट कॉलेज में जाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि रुकनुद्दीन साहब की कामयाबी के बाद वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक नहीं 3-4 गवर्नमेंट के कॉलेजेस खुलाएंगे ताकि गरीब के बच्चे और बच्चियों से पढ़ सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे ताल्लुक से बहुत बड़ा इल्जाम, मगर एक बात आपको सुनाना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब नरेंद्र मोदी के जालिमाना लॉकडाउन के बाद जब हमारे बच्चे वापिस आ रहे थे, जिनको हम अपने प्रवासी मजदूर कहते हैं, जो दूसरे प्रदेश से आ रहे थे, तो क्या सुभान साहब आपको नजर आए? नहीं। आपने कई मरतबा उनको फोन किया ना, आपने फोन नहीं उठाया। जब अब्दुल सुभान साहब को फोन लगाते थे बैसी की जनता, तो उनके फोन कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। आती थी ना आवाज फोन से आ रही कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अब जब से सैयद रुकनुद्दीन साहब आपके प्रत्याशी बने और बैसी की जनता ने फैसला ले लिया कि अब यहां से हमारा नया एमएलए विधायक सैयद रुकनुद्दीन होगा, तो सुभान साहब आपको फोन लगा रहे हैं, बैसी की जनता को फोन लगा रहे हैं। और फोन लगा रहे तो आपके फोन से सुभान साहब को क्या पैगाम जा रहा है? आपके फोन से सुभान साहब को पैगाम जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अभी दूसरी लाइन पर ओवैसी से व्यस्त है। तो ये काम होना चाहिए। और जब CAA NPR NRC का बिल पार्लियामेंट में आया, लोगों को बोलते और क्या आए, मजलिस के खाली 2 है। हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐवान में, बीजेपी के 306 पार्लियामेंट के मेंबर, जेडीयू के उसमें 17 लगा लीजिए, 17-18, उन सब के सामने हमें आप तमाम की तरफ से सीमांचल की जनता को जो पिछले 30 साल से घुसपैठी कहा जा रहा है, बताइए क्या सीमांचल की जनता घुसपैठी है? भारत की हमने नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA NPR NRC के कानून को फाड़ कर कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है, ये सीमांचल। ये कांग्रेस के लोग जब खामोश क्यों बैठे? हमको कहते हैं फिरका पास थे। अरे महाराष्ट्र में तुमने शिवसेना से अलायंस किया, वो शिवसेना जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बंबई की सड़कों पर मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ, तो उसके रोल की बात जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखी। आज कांग्रेस उनके साथ सत्ता में है।
और हमको उंगली उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की लड़ाई हमारी है और ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई खत्म नहीं होगी। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों से इंसाफ नहीं हो जाता। पटना में बैठने वालों तैयार हो जाओ, पटना की कुर्सियों पर बैठने वाले तैयार हो जाओ। अब सीमांचल की सरजमीन से इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की जनता के मोहब्बत, उनकी इखलास, उनके आशीर्वाद, उनके दुआओं से, उनके वोटों से मजलिस के अरकान जब पटना को जाएंगे तो बीजेपी से भी लड़ेंगे, मोदी से भी लड़ेंगे, राजद से भी लड़ेंगे, नीतीश से भी लड़ेंगे। अरे अगर जरूरत पड़े तो पूरी दुनिया से लड़कर सीमांचल का इंसाफ कराएंगे इंशाअल्लाह। 70 साल हो गए सीमांचल से इंसाफ नहीं होता। सब चीज खुलती है तो पटना में, दरभंगा में, नालंदा में, क्या सीमांचल बिहार का हिस्सा नहीं है? इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सिर्फ रोने से कोई नहीं देता, सीना तान कर हक को छीनने की ताकत आपको पैदा करना पड़ेगा और वो काम हमने सरजहाद और मुस्लिमीन करेगी इंशाअल्लाह ताला। लोग हमसे पूछते कि आपके पास आप क्या करेंगे बिहार में, आपके पास हम उनसे यही जवाब देते हैं कि तेलंगाना में हमारे पास 7 MLA हैं। जब हमारे हैदराबाद में बाढ़ आई तो हमारे पास 17 लोगों का इंतकाल हुआ। एक कांग्रेस के बड़े लीडर के घर की दीवार गिरी, एक गरीब के घर पे तो 8 परिवार मौके वारदात पर इंतकाल कर गए। 24 घंटे में मरने वालों के एक को 5 लाख का चेक दिलाया। क्यों दिलाया? क्योंकि हमारे पास ताकत है। जनता ने हमको वोट इसलिए नहीं दिया घर में 6 मरतबा। अब आपको पूरे इखलास के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम रोकेंगे बीजेपी को इंशाअल्लाह। आप देखिए बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। कितने सीट पर राजद कांग्रेस कामयाब हो? 40 में कितने सीट जीते? जोर से बोलिए। और वो एक क्यों जीते? इसलिए जीते कि अख्तरुल ईमान मजलिस के सदर ने 3 लाख वोट किए और कांग्रेस का 3.5 लाख दिया। अगर हम नहीं लड़ते तो वो भी चले गए थे, वो भी टाई हो गई थी। क्यों नहीं जीते दूसरे सीट पर? बेगूसराय क्यों नहीं जीते? छपरा क्यों नहीं जीते? दरभंगा क्यों नहीं जीते? झंझारपुर क्यों नहीं जीते? और हमको कहते हैं ओवैसी आकर यहाँ पर लोगों को भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती बात करता है। अरे याद रखो, तुमने 30 साल हमको मीठी मीठी बातें सुना कर हमको धोखा दिया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, हमारे जमीनों को नुकसान पहुंचा दिया। अब ये नाइंसाफी देखने के बाद अगर अल्लाह किसी के सीने तो उसका अखलाकी फरीज़ है कि जज्बात से इस नाइंसाफी का मुतालबा करें। मैं क्यों ये नाइंसाफी देखकर, क्यों मेरी जबान में कड़वाहट पैदा होती है नाइंसाफी को देखकर? ये जज्बात नहीं, ये इन गरीबों के छुपे हुए गम को बयान कर रहा हूं। दुनिया वाले सुनो, ये सीमांचल के गरीब की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको कहते हैं जज्बाती है, तो क्या तुम्हारी तरह मीठी मीठी बातें सुनकर हम खामोश बैठे रहे? और आप हमको बोलते हैं, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपको जज्बात करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो हरकत में बरकत, हरकत में बरकत होती है। जो कौम जिंदा है उसको अपनी जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा, जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा।